टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपको स्वागत है हमारे इस खास स्टूडियो में और इस खास कार्यक्रम में। और अगले आधे घंटे तक हम किन मुद्दों पर इस शो में चर्चा करने वाले हैं, आइए डालते हैं पहले उस पर नजर। रिटर्न फाइल करते वक्त नौकरी पेशा लोगों को किन किन बातों का रखना होगा ख्याल। कंपनी के डीमर्जर के बाद शेयर पर LTCG टैक्स का क्या है पेच, और साथ ही भी बताएंगे कि छोटे कारोबारियों की GST से जुड़ी उलझनों को कैसे करें दूर। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है, हर कोई आनंद फानन अंतिम वक्त पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जो खासतौर से नौकरी पेशा लोग हैं उनको रिटर्न फाइल करते वक्त विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आजकल सारा कुछ सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, सॉफ्टवेयर होता है। थोड़ी सी गलती करेंगे तुरंत में सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा और फिर आपको नोटिस आ सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। तो कोहली साहब से सबसे पहले ये समझेंगे कि रिटर्न फाइल करते वक्त खासतौर से नौकरी पेशा लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, पहले तो एक धारणा थी लक्ष्मण के खाली बिजनेस के रिटर्न्स पे सरकार की पैनी नजर रहती है, पर यह धारणा ठीक नहीं है। सैलरी वालों की रिटर्न्स पे भी उतनी ही पैनी नजर है जितनी बिजनेस वालों की। और कहां है, क्योंकि अब दस्तावेज आपको पहले तो होता था कि 7 लगाने होते थे, अब 7 तो लगाने नहीं होते। तो आपको एक डिक्लेरेशन होता है आपकी तरफ से। तो जहां पर गड़बड़ मुझे नजर आई, जहां पर चांसेस है, मैं वो बता देता हूं। जैसे रेंट क्लेम कर लिया, HRA आपको मिलता है, तो रेंट रिसीट उसमें है नहीं अपने पास, या वो असली नहीं है, या जो भी है, तो उसको क्लेम कर लिया। या आपने होम लोन की डिडक्शन क्लेम कर ली सेक्शन 24 में, या आपने कोई डोनेशन क्लेम कर ली ATG में, या आपने कोई और डिडक्शन क्लेम कर ली, या एक हेल्पर्स अलाउंस होता है जो आपको मिलता है। तो जब भी सभी दर्शकों को, टैक्स पेयर्स को सलाह यह है कि जब भी आप कुछ क्लेम कर रहे हैं उसके पीछे ठोस कागजात होने चाहिए। ये मत सोचिए कि ऑनलाइन है, खाली एक फिगर भरनी है, कोई कागज तो लगाना नहीं है। ये मत सोचिए कि खाली आपके फिगर भर देने से डिपार्टमेंट उसको एज इट इज मान लेगा, क्योंकि अगर वो डिक्लेरेशन गलत निकली और वो पकड़ा गया तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मेरी सलाह व्यक्तिगत तौर पे भी यही है कि आप जो भी डिडक्शन क्लेम करें, पहले फाइल में उसके कागज संभाल के रखते जाएं कि कल को अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसकी जवाबदेही कर पाए, वरना आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। आपके ऊपर टैक्स इवेजन की भी पेनल्टी लग सकती है। गलत तो होगा ही होगा टैक्स इवेजन, उसका खामियाजा आपको ना केवल इंटरेस्ट पेनल्टी बल्कि बहुत सारी और भी सरदर्दी आपके लिए बन जाने वाली। लेकिन ये तो आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बताई कि जो भी डिडक्शन आप क्लेम करते हैं उसके दस्तावेज रखिए। आमतौर पर मैं देखता हूं कि कई लोग रेंट रिसीट के तौर पर क्लेम लेते हैं, लेकिन रेंट रिसीट कई बार उसका बहुत ज्यादा प्रूफ होता नहीं है। तो ये बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। जी हाँ, सबसे ज्यादा आपने बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रख दिया। सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है कि जो लोग कैजुअली क्लेम करते हैं या लापरवाही करते हैं, सीधा रेंट रिसीट भर दिया आपने, मदर फादर स्पाउस के नाम भर दिया, और मकान उनके नाम है नहीं है, वो अपनी इनकम में दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, रेंट वाकई में उनको उनके बैंक अकाउंट में जा रहा है नहीं जा रहा, इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी डिडक्शन, आप ये मत मानिए कि आप सैलरी वाले हैं, भैया हमारी तो सैलरी वाले हैं, हमारा तो टैक्स सारा कंपनी काट लेती है, तो हमको भला सरकार क्या पूछेगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर टैक्स पेयर सरकार के लिए एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर माना जाता है। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि इतना रेंट रिसीट की स्क्रूटनी कौन करेगा, कैसे होगा। बिल्कुल ये बहुत ही आसान है, क्योंकि सारा कुछ अब सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। आप जो भी क्लेम कर रहे हैं उसमें कहीं भी रेड फ्लैग देखेगा, अपने आप नोटिस आपके पास आ जाएगा। लेकिन साथ में एक बात बता दी, चूंकि मैं देख रहा था कई लोगों को नोटिस आने शुरू भी हो गए। अब नोटिस आ गए हैं, अब तो एहतियात तो हम लोग अब दे रहे हैं बरतने के लिए, तो अब क्या करें नोटिस ऐसे आया हो तो। देखिए, नोटिस अगर इन कारणों से आया है लक्ष्मण, जिसकी हमने अभी बात करी कि आपने मान लीजिए नकली रेंट रिसीट लगा दी है, कुछ लगा दी है, तो अब तो आपको उसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी। आपको उसका खामियाजा, जैसा कि मैंने कहा, भुगतना पड़ेगा। तो अभी भी मैं समझता हूं जिन लोगों ने फाइल कर दी है और गलती कर दी है उनको तो अब जो पूरा प्रोसेस है वो पर कम से कम आज जब हम शो कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन बाकी हैं, तो मैं चाहूंगा, ज्यादातर लोग लक्ष्मण इन लास्ट के 3-4 दिनों में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है। अभी 4 करोड़ कुछ फाइल हो चुकी है, पर हम 6 करोड़ 7 करोड़ तक जाएंगे। तो कम से कम जितने लोग अभी सुन रहे हैं उनके लिए तो सावधानी बरतनी लाजमी बनती है। बिल्कुल, रिटर्न फाइल करते वक्त इन सारी बातों का ख्याल रखें। कोई भी ऐसे क्लेम डिडक्शन ना लें जिसका दस्तावेज का प्रूफ आपके पास ना हो, और जो भी दस्तावेज लगाएं उसके
कोई फाइल में अपने कॉपी जरूर रखिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आप उसको इनकम टैक्स विभाग को पेश कर सके। और ऐसा भी हो सकता है कि आप सही हो तब भी इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ गए इन सारे मामलों में, तो आप टैक्स गुरु को लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर, हम उसका जवाब आपको बताएंगे कैसे दे सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं वडोदरा, जहां से प्रशांत कुलकर्णी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत कुलकर्णी जी नमस्कार। नमस्ते। बताएं क्या टैक्स गुरु क्या आपकी मदद कर सकता है? मेरा जो ये है वो एनपीएस के बारे में था। ठीक है। तो मैं एक लिमिटेड कंपनी में काम करता था 1 साल पहले। मेरी एज 50 साल है। अच्छा। तो जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था तब कंपनी का एक LIC के साथ में सुपरएन्युएशन का पॉलिसी था। हाँ। जिसका 15% ऑफ बेसिक अमाउंट सुपरएन्युएशन में जाता था। ठीक है। तो उसका जो कॉर्पस अभी जमा हुआ है LIC सुपरएन्युएशन पॉलिसी में, तो वो कंपनी का ट्रस्ट है उसका। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता था कि वो जो कॉर्पस मेरा पड़ा है उसको मुझे ट्रांसफर करना है एनपीएस में। अच्छा। तो उसके लिए क्या हो सकता है? अच्छा, तो एनपीएस में उस कॉर्पस को ट्रांसफर करना चाहते हैं आप, ये भी जानना चाहते हैं कि उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, टैक्स की देनदारी पर क्या असर पड़ेगा। कोहली साहब क्या कर सकते हैं? टैक्स इम्प्लीकेशन तो प्रशांत जी का एनपीएस में उनको मालूम है एटीसीसीडी में आएगा ही आएगा, पर मेरे ख्याल ये जानना चाहते हैं कि जो सुपर एनुएशन फंड में जो इनका कॉर्पस पड़ा है उसको ये एनपीएस के टीयर में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए प्रशांत जी आपको उस सुपर एनुएशन फंड को अप्रोच करना पड़ेगा और वहां से वो लोग एक लेटर इशू करेंगे जो कि आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगा। जब वो ऑथराइज कर देंगे, एम्प्लॉयर ऑथराइज कर देगा, तभी ये ट्रांसफर हो सकता है। वरना अगर उनकी, कई बार ऐसा भी होता है लक्ष्मण के ट्रस्ट डीड जो होती है, जो आपने कॉर्पस फंड बनाया होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसमें ये क्लॉज नहीं होता कि आप इसको एनपीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ऐसा है तब तो ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। पर आप एक बार, मेरी सलाह ये है कि आप सुपर एनुएशन फंड को लिख के देखें और वो लेटर एक आपके एम्प्लॉयर को भेजेंगे और जैसे ही वो एम्प्लॉयर को भेजेंगे तो एम्प्लॉयर उसको एनपीएस में ट्रांसफर कर देगा। तो ये प्रशांत जी आपने ये लेटर लिखा है क्या? नहीं, मैंने तो एम्प्लॉयर को लिखा था कि मेरा ये ट्रांसफर कर दो करके। अच्छा। तो इट इज ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक, तो वो एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। वो क्योंकि वो एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है प्रशांत जी, वो जब तक एनुएशन फंड उसको ऑथराइज नहीं करेगा तब तक वो एम्प्लॉयर उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो आप एक बार फंड को अप्रोच करें। तो उम्मीद करते हैं कि उस लेटर के बाद आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें लिखिएगा, हम कोई और रास्ता आपको सुझाएंगे। चलते हैं अब हिसार, जहां से वीके शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीके शर्मा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में मैं अपनी पत्नी के साथ अमेरिका और कनाडा घूमने गया था। अच्छा। और जाने से पहले मैंने अपने सेविंग अकाउंट से लगभग 70,000 रुपए की फॉरेन करेंसी, US डॉलर और कैनेडियन डॉलर अपने कार्ड में डलवाई थी। ठीक है। वहाँ जाने के बाद मैंने 25 से 30,000 रुपए खर्च किए ऑनलाइन। अच्छा। अब जब मैं AIS और 26 AS देखता हूँ तो वहाँ मेरी जो है ना, ये लगभग 70,000 रुपए की राशि दर्शा रहा है। अच्छा। और जब मैं अपनी ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न प्री फिल्ड डेटा देखता हूँ तो उसमें ये अमाउंट नहीं है। अच्छा। तो मेरा पूछना यह है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ITR 1 फॉर्म में? अच्छा जी शर्मा जी, बिल्कुल आपका सवाल समझ आ गया। शर्मा जी, पहले तो हम उम्मीद करते हैं आपका ट्रिप एंजॉयबल रहा होगा। देखिए, ये जो AIS में जो फिगर आती है, जो आपने फॉरेक्स, मेरे ख्याल ये फॉरेक्स कार्ड मिलता है लक्ष्मण, जिसको फॉरेन एक्सचेंज कार्ड कहते हैं, उसमें आप फॉरेन करेंसी लोड करा के जा सकते हैं। तो ये AIS में रिफ्लेक्ट करता है। ये सभी दर्शकों के लिए हम लक्ष्मण, आपकी इजाजत हो तो मैं ये बताना चाहूंगा बिल्कुल कि AIS जो है वो एक आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल दिखाता है कि आपने साल में क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए। AI में जो AIS, जिसको मैं आईना इसे समझिए बोलता हूं क्योंकि आपका आईना दिखा देता है ये, तो उसमें जो आइटम्स आ रहे हैं वो जरूरी नहीं शर्मा साहब के वो प्री फिल्ड होके आपकी रिटर्न में आए। वो तो आपको एक फाइनेंशियल प्रोफाइल दिखाता है। आपको करना क्या है कि जो, और ये सभी के लिए है, जो जिन लोगों के आइटम्स AIS में दिखाई दे रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से, एक अंग्रेजी में शब्द होता है corroborate, ये corroborate कर रहे हैं। कि मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि आपने जो ये ट्रांजैक्शंस किए हैं और आपकी जो इनकम है वो दोनों में तालमेल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं आपने 10 लाख रुपए खर्च कर दिया हो पर आप इनकम कमाते हैं साल की 50,000 रुपए, या आपने 1 करोड़ खर्च कर दिया हो। तो AIS सिर्फ एक झांकी है
आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल दिखा रहे हैं। एआईएस की प्रोफाइल से एआईएस में जो आंकड़े दिए गए हैं उससे आप अपने प्रीफिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को ना मिलाएं, वो सिर्फ एक आपको रेफरेंस के तौर पर दे रहा जी, वो 26 AS जो होता है जिसको उससे मैं मिलाइए आप। 26 आमना सामना कहता हूं, उसमें क्योंकि टीडीएस की डिटेल होती है वो जरूर रिटर्न से मैच होता है, पर एआईएस तो एक प्रोफाइल है आपके द्वारा बड़े ट्रांजैक्शंस के किए जाने का, तो उससे आपको सिर्फ तालमेल बिठाना है। वो शर्मा साहब चिंता मत करिए, वो प्रीफिल्ड में नहीं दिख रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं, आपका अमाउंट भी बहुत छोटा सा है, मुझे लग रहा है आप सिर्फ उसको देख लें, आपके देखने के लिए है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। हाँ, मिलाना हो आपको प्रीफिल्ड फॉर्म से तो आप 26 AS से मिलाइए। एआईएस से मिलाने के लिए आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि आप इतना ज्यादा सतर्क रहते हैं इन सब चीजों को लेकर के, और टैक्स गुरु के दर्शकों की यही खासियत होती है। और जैसा कि कोहली साहब ने कहा कि आप टेंशन बिल्कुल ना लें, कोई दिक्कत हो तो हम लोग यहाँ पे हैं, और फिर कोई उलझन हो तो tax@moneycontrol.com पर आप जरूर लिखा करिए। हमारे पास कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि पैन और आधार लिंक नहीं हुआ तो क्या फिर भी आप भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, बताएंगे छोटे से ब्रेक।